नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे। यूपी में सीएम पद के नाम पर पर्दा अभी उठने का नाम नहीं ले रहा है। हर नेता खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहा है। कुछ नेताओं के लिए उनके समर्थक हवन पूजन कर रहे हैं, तो कुछ नेता सीएम के नाम पर सवाल पूछे जाने पर किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन होगा यूपी का सीएम। कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन होगा देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री। हालांकि सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला कल होने वाले विधायक दल की बैठक के बाद होगा। कौन होगा यूपी का सीएम? किसके सिर सजेगा सीएम का ताज? कौन है पीएम मोदी की पहली पसंद? किसके नाम पर विधायक लगाएंगे मुहर? उत्तराखंड में सीएम का नाम सबके सामने आने के बाद यूपी के सीएम पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के आला नेता देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन करने में लगे हुए हैं। शनिवार को जहां एक ओर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहीं दूसरी ओर यूपी में बीजेपी विधायक अपने सीएम के नाम पर अंतिम फैसला लेंगे। यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की जुबान पर है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का फैसला 18 मार्च शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक में होगा। ऐसे में बीजेपी नेताओं के हर बयान के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। नेता सीएम के नाम पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसे में बस अटकलों का बाजार गर्म जरूर है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद की रेस में राजनाथ सिंह के अलावा मोदी सरकार में मंत्री मनोज सिन्हा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे चल रहा है। हालांकि मनोज सिन्हा ने इस बारे में कहा है, न ही मैं यूपी सीएम की रेस में हूं और न ही मुझे ऐसी किसी रेस के बारे में पता है। रेस के बारे में जानता हूँ। लेकिन सर आपके नाम को लेकर चर्चा तो काफी चल रही है। ये भी मुझे नहीं पता। सर ऐसा लगता है सर बुलेट ट्रेन बनाते आप खुद बुलेट ट्रेन पे बैठ जाए लगता है। तेज जिम्मेदारी मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं सियासी पंडितों की माने तो यूपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल चेहरों की रेस में अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं। ये हैं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके मनोज सिन्हा को बेहतर प्रशासक माना जाता है। उन्होंने प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। लेकिन मनोज सिन्हा का एक कमजोर पहलू ये है कि सवर्ण जाति से वो आते हैं। यूपी चुनावों में बीजेपी को दलितों और पिछड़ी जातियों का काफी समर्थन मिला। ऐसे में पार्टी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। इस लिहाज से अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य का चयन बीजेपी की समस्या का समाधान कर सकता है। मौर्य को पिछले साल इसी आधार पर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जिससे पार्टी में दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ बनाना शुरू किया। मौर्य के पक्ष में एक और बात जाती है, वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका पुराना नाता है। हालांकि बीजेपी के लिए यह बात परेशानी की हो सकती है कि मौर्य के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और अगर उन्हें सीएम बनाया गया तो विपक्षी दल बीजेपी को निशाने पर लेंगे। वहीं बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विधानसभा चुनावों की इस जबरदस्त जीत से आम जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिन्हें पूरा करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मामले में पार्टी कोई भी ऐसा फैसला नहीं चाहती जिससे आगे चलकर नुकसान हो। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आखिर में किसके नाम पर फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी में सीएम कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी पंडित सीएम की रेस में राजनाथ सिंह और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा आगे हैं। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के अंदर सीएम पद के नामों को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सीएम की रेस में जिसने अच्छा काम किया, जिसका अच्छा नाम है, प्रदेश में जिसकी पकड़ है, ये तमाम नाम चल रहे हैं, जिसमें मनोज सिन्हा, दिनेश शर्मा, राजनाथ सिंह, ये तमाम नेता शामिल हैं।
वहीं सीएम पद को लेकर अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीएम के नाम को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड इन सब चीज़ों को देख रहा है और यथाशीघ्र उत्तराखंड के शपथ ग्रहण के साथ ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो भी संसदीय बोर्ड तय करेगा हम उसके साथ। मैं किसी रेस में नहीं रहती हूँ। नहीं मैम, अगर जिम्मेदारी दी जाएगी मैम, फिर क्या करेंगे आप? अरे कोई ना कोई कार्यकर्ता ही बनेगा भैया। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उत्तर प्रदेश में करिश्मा 325 का अमित भाई शाह का और नरेंद्र भाई मोदी का है, तो उनके विवेक पर और संसदीय बोर्ड के विवेक को छोड़ना चाहिए। बहस करने की आवश्यकता नहीं। उनके प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं, कल निर्णय हो जाएगा और जो निर्णय होगा बहुत अच्छा होगा, जनता के हित में होगा, उत्तर प्रदेश के हित में होगा। एक बार फिर से वही सवाल, यूपी का सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कोई नेता खुलकर इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि हर नेता खुद को यूपी के सीएम के रूप में देख रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। प्रचंड बहुमत के साथ इस समय अपना झंडा फहरा रही है और ये तभी संभव हो सका है जब कई महारथी बीजेपी में शामिल हुए और उन्हीं एक महारथियों में स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं जिन्होंने बीएसपी छोड़कर के बीजेपी में आने का फैसला किया और कई समीकरणों को बिगाड़ते हुए इसमें करीब 325 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में आ चुकी हैं। हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं इन पूरे समीकरण को लेकर के, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के, और सबसे खास बात यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर भी बातचीत होगी। देखा जाए तो आपका भी नाम मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा में चल रहा है। मैं अभी जब बीजेपी कार्यालय में गया रहा था तो बहुत सारे लोग आपका भी नाम ले रहे थे, तो किस तरह से देख रहे हैं अपने आप को इस समय आप? जिसके भी नाम की स्वीकृति देता है वही सर्वमान्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो जब निर्णय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है और उसी का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा, तो इस पर किसी भी प्रकार के कयास की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो ये कह सकते हैं यानी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको आप संभालेंगे, चाहे जो भी जिम्मेदारी हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो जाए या फिर कैबिनेट में भेजा जाए या फिर कहीं पे भी रखा जाए, उस जिम्मेदारी को आप पूरा निर्वाह करेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व से बड़ा कोई हमारा संस्थान नहीं है। तो संसदीय बोर्ड या केंद्रीय नेतृत्व जिस रूप में किसी प्रकार की जिम्मेदारी किसी को भी सौंपता है, पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते उसको 100% अमल करना नैतिकता बनती है। क्योंकि जब मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मनोहर काश्यप के विचारों से हटकर थली शाहों को खुश करने की राजनीति करने लगी थी, दलितों और पिछड़ों के सम्मान, स्वाभिमान और हिस्सेदारी को बड़े बड़े तिजोरी वालों के हाथों में करोड़ों करोड़ रुपए में बेचने लगी थी, तो मैंने इनको समझाने बुझाने की कोशिश की और जब नहीं मानी तो मैंने अपनी राजनीति से इनको बर्खास्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी बड़े पदों से इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा देने के बाद मायावती ने मीडिया के माध्यम से पलटवार किया था कि जो भी बसपा छोड़ के गया है उसकी राजनीति खत्म हो जाती है, जिसका पलटवार मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि बसपा छोड़ करके जाने वाले उन लोगों की राजनीति खत्म हुई होगी जो मायावती के बंधुआ मजदूर रहे होंगे। पहली बार मायावती का किसी नेता से पाला पड़ा है, मैं इनको राजनीति करना सिखा दूंगा, सीखेंगे सुधरेंगे तो ठीक, अन्यथा उत्तर प्रदेश की राजनीति से इनका बुरिया बिस्तर बांध करके इनको दिल्ली वापस भेज दूंगा। एक सवाल और बनता है इसी पे, कल भाईचारा कमेटी की एक बार फिर से स्थापना की जा रही है, कई प्रमुख नेताओं को इसको जिम्मेदारी भी दी गई। आपके भी समय पे भाईचारा कमेटी बनी थी और उस समय बीएसपी को सफलता मिली थी। क्या लग रहा है इस बार भी जो भाईचारा कमेटी की तरफ बीएसपी लौट रही है उसका कुछ फायदा होगा? देखिए, मायावती जी आज पैसे की हवस में अंधी होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बीच चौराहे पर नीलाम कर रही हैं, मनोहर काशीराम के विचारों का कत्लेआम कर रही हैं,
लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं और भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। लोक लाज छोड़ करके, बेशर्मी पर उतारू होकर के दलितों और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान का सौदा बड़े बड़े तिजोरी वालों के हाथों में कर रही हैं। ऐसी हालात में अब मायावती कोई भी नौटंकी कर ले, कोई भी कार्यकर्ता इनके अब झांसी में आने वाला नहीं। अम्बेडकर दिवस मनाने की तैयारी बीजेपी की चल रही है, क्या लग रहा है एक बार फिर से कहीं ना कहीं आप बीजेपी की जो वोट बैंक है उसको और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी का वोट बैंक तो आज समुद्र बन गया है और यही कारण है कि विरोधी पार्टियों की सुपड़े साफ हो गए। आज कल तक सरकार बनाने वाले लोग आज अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। और देखा जाए तो इस समय बीजेपी चाह भी रही है कि किसी ऐसे चेहरे को सामने लाए जो न सिर्फ दलितों का यहाँ पर किसी भी तरह से उनके अग्रकर्ता बने, बल्कि साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति को भी वो अपने साथ लेकर के चले। और जाहिर है कि इस चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद का चेहरा जो है वो सबसे आगे खड़ा होता है। बीजेपी की केंद्रीय कमेटी क्या फैसला लेती है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में एक मजबूत चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य भी देखे जा रहे हैं। कैमरामैन अर्शद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए इसी के साथ यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवस्तनोत्तु न शिव शिवं चटाटविकल ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवस्तनोत्तु न शिव शिवं चटाटविकल ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्य। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। हालांकि रेस में प्रकाश पंत और सतपाल महाराज भी थे, लेकिन अंतिम रूप से विधायक दल ने बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मुहर लगाई। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है। मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये रेस जीत ली है और बतौर उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संघ के प्रचारक से लेकर सीएम तक के सफर में तमाम उतार चढ़ाव देखे। शिव शिवं चटाटविकल ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्य लंबितांबुजंग तुंगमालिकां। वो 14 साल तक संघ से जुड़े रहे और फिर 1993 में भाजपा संगठन मंत्री बने। राज्य बनने के बाद 2002 में पहली बार डोईवाला से विधायक चुने गए। 20 दिसंबर 1960 को पौड़ी गढ़वाल के गैरसैंण में फौजी परिवार में जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारिता से पीजी की पढ़ाई की। वो 19 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। 2 साल बतौर संघ की शाखाओं में नियमित रूप से गए और 1981 में संघ की नीतियों से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने बतौर प्रचारक काम करने का संकल्प लिया। 1985 में उन्हें देहरादून महानगर का प्रचारक नियुक्त किया गया। 1993 में संघ की ओर से उन्हें बीजेपी में संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया। राज्य आंदोलन में भी त्रिवेंद्र की अहम भूमिका रही। वो कई बार गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। 1997 से 2002 तक बीजेपी में उन्हें प्रदेश संगठन मंत्री बनाया गया। इस दौरान बीजेपी ने विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की। 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में डोईवाला से चुनाव जीता और विधायक बने। 2007 में डोईवाला से दोबारा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की।
और बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री बने। नेतृत्व क्षमता का आकलन करते हुए 2013 में पार्टी ने त्रिवेंद्र रावत को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी। साथ ही उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी और टेक्नोक्रेट सेल के प्रभारी के तौर पर अहम जिम्मेदारी दी। लोकसभा चुनाव 2014 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिवेंद्र पर अहम जिम्मेदारी दी। त्रिवेंद्र पर भरोसा करते हुए उन्हें यूपी का सह प्रभारी बनाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय झारखंड चुनाव में दिया। अक्टूबर 2014 में झारखंड प्रभारी बने और वहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का परिवार एक आम पहाड़ी परिवार के जैसा है। उनके पिता प्रताप सिंह रावत गढ़वाल राइफल के सैनिक रहते हुए दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ चुके हैं, जबकि उनके एक भाई आज भी गांव में वैज्ञानिक तरीके से सघन पौधों की खेती कर रहे हैं। 8 भाई और 1 बहन में त्रिवेंद्र रावत सबसे छोटे हैं। त्रिवेंद्र ने 8वीं तक की पढ़ाई अपने मूल गांव के स्कूल में की और इसके बाद 10वीं की पढ़ाई इंटर कॉलेज सतपुली और फिर 12वीं इंटर कॉलेज एकेश्वर से की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। विकलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवस्तनोत्तु न शिव शिवं चटाट विकलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां विकलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लंबिताम्बुजंग तुंग